नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास के इस व्याख्यान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज का विषय है सिक्के, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में सिक्कों की क्या भूमिका है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है, जो मुद्रा, उसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं या इसे इंग्लिश में न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। NUMISMATICS, न्यूमिस्मैटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र के बारे में आज हम यह बातचीत करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखने में इनकी क्या भूमिका होती है, किस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक सूचनाओं को सिक्कों से निकाला जाता है, कैसे हम जानेंगे कि इस सिक्के से के जारी करने वाले कौन लोग थे, किस राजा के समय का है, मुद्रा व्यवस्था का भारत में किस प्रकार विकास हुआ, यह भी एक बहुत ही रोचक विषय है। सिक्कों का भी अपना एक इतिहास होता है। सिक्कों का आर्थिक दृष्टि से अध्ययन जो लोग करते हैं उन्हें न्यूमिस्मैटिस्ट्स कहते हैं या मुद्रा शास्त्री कहते हैं। ऐसे तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, हर एक को पढ़ना कई बार संभव नहीं होता है, पर इस विषय पर मैं एक अच्छी पुस्तक आपको पढ़ने की राय देता हूँ और वह है परमेश्वरी लाल गुप्त की किताब सिक्के या कॉइन्स, PL गुप्ता कॉइन्स। यह नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित है। बहुत ही सस्ती पुस्तक है। आप कभी भी इसे यदि NBT के दुकानों से खरीद सकते हैं। मैं अपनी बातचीत शुरू करने से पहले कुछ शब्दों से आपको परिचित कराना चाहूँगा। आपने मनी शब्द जरूर सुना होगा, MONEY, मनी, मनी यानी कि धन। इसी तरह से आपने करेंसी शब्द सुना होगा, CURRENCY, करेंसी। ये मनी और करेंसी क्या होते हैं और कॉइन्स को या सिक्कों को कैसे हम इनसे अलग करते हैं? क्या धातु का कोई भी टुकड़ा सिक्का कहा जा सकता है या सिक्का कहलाने के लिए उसमें कुछ खास गुण होने चाहिए? तो सबसे पहली बात हम करते हैं, व्हाट इज कॉइन? सिक्के हैं क्या? एक बात ध्यान रखना चाहिए कि धातु के किसी भी टुकड़े को कॉइन तभी कहा जाता है जब उसके ऊपर जारी करने वाले का कोई चिन्ह हो, नाम हो, जब उसका एक खास आकार प्रकार हो, उसका एक खास वजन हो, उसके ऊपर एक डिनोमिनेशन जो उसका मूल्य है यह छपा हुआ हो। यानी कि एक धातु के टुकड़े को सिक्का बनने के लिए कुछ विशिष्टताओं का होना आवश्यक है। ये विशिष्टताएं ही उसको सिक्का बनाती हैं। दुनिया में सबसे पुराना सिक्का पश्चिम एशिया में लीडिया से प्राप्त हुआ है। यह 700 ईस्वी पूर्व के आसपास का सिक्का है और यह गोल्ड और सिल्वर को मिलाकर धातु, जो मिश्र धातु जिसे कहते हैं, सोना और चांदी के मिश्र धातु का बना हुआ है, जिसको कि इलेक्ट्रम भी कहते हैं, ELECTRUM, इलेक्ट्रम। तो धातु के मिश्रण से, सोना और चांदी के मिश्रण से तैयार किया गया हुआ मिश्र धातु पर पहला सिक्का बना हुआ हमें मिलता है पश्चिम एशिया के लीडिया से 700 ईस्वी पूर्व में। इससे पहले का कोई सिक्का हमें प्राप्त नहीं होता है। हम आगे चल कर के देखेंगे कि किस प्रकार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से, यानी कि जिस समय पश्चिम एशिया में सिक्का मिलता है उसके काफ़ी निकट ही भारत में भी सिक्कों का मिलना शुरू होता है। दरअसल मनुष्य ने जब पशुपालन शुरू किया, खेती शुरू की, इसके बाद विनिमय की शुरुआत हुई, एक्सचेंज की शुरुआत हुई। जैसे
धन का संग्रह होने लगा। एक कबीले के पास 500, 1000, 2000 गायें होने लगी, या उनके पास अनाज का कुछ भंडार होने लगा, तो उसके बदले में ये दूसरी कोई चीज़ लेना चाहते थे। उसके बदले में कंबल, या उसके बदले में कोई दूसरा बुना हुआ वस्तु, या कपड़ा, बर्तन, आभूषण। इसको बदलने के लिए सबसे पहले, अदला बदली करने के लिए विनिमय व्यवस्था की शुरुआत हुई, एक्सचेंज शुरू हुआ। लेकिन यह एक्सचेंज सामान को सामान के बदले में करने से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कई बार आपको यदि जेवर लेना हो, गहना लेना हो किसी से, उसके बदले में उसको आप 500 गाय दे रहे हैं, तो 500 गायों को ले जाना पड़ेगा। या आप कोई वस्त्र खरीदना चाहते हैं तो उसके बदले में इतने पशु आपको ले जाने पड़ेंगे। इसके लिए लोगों ने एक नई व्यवस्था शुरू की कि कीमती धातुओं के बदले में विनिमय शुरू किया। छोटा सा एक स्वर्ण पिंड, या छोटा सा चांदी का टुकड़ा, कोई महंगी चीज, इसके बदले में सबसे पहले विनिमय की शुरुआत हुई। और धीरे धीरे लोगों ने यह महसूस किया कि कोई भी गहना और कोई कीमती धातु का टुकड़ा, यदि उसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया जाए, उसका मानकीकरण नहीं किया जाए, तो अदला बदली करने में बहुत मुश्किल होती है। और इस प्रकार के चिंतन से मुद्रा व्यवस्था का जन्म हुआ। जो मुद्रा का विकास हुआ वो एक आवश्यकता के रूप में हुआ कि कैसे विनिमय को बेहतर किया जाए। और इसलिए धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि भारत में भी कैसे इस व्यवस्था का विकास होता है। दरअसल सरप्लस वैल्यू को बदलने के लिए जो अधिशेष मूल्य है, जो संग्रहित मूल्य है, समाज में जो बच गया है, उस बचे हुए हिस्से को बदलने के लिए सबसे पहले एक्सचेंज की शुरुआत हुई, विनिमय व्यवस्था की शुरुआत हुई। और सिक्का भी विनिमय का ही एक माध्यम है, जिसमें कि उसका मानकीकरण हो गया। ये जो सिक्के होते हैं, आप देखेंगे, अपने हाथ पे लेकर सिक्कों को देखिए, इसमें दो तरफ आपको दिखाई, दो साइड्स दिखाई देगा। जो ऊपर का एक साइड होता है जिस पर कि मुख्य लेजेंड लिखा रहता है, जिसके ऊपर की मुख्य बातें लिखी रहती हैं, वह उसका ऑबवर्स साइड कहलाता है। OBVERSE, अग्र या चित्त जिसको बोलते हैं, ऑबवर्स या अग्रभाग, OBVERSE। और जो निचला हिस्सा होता है उसको रिवर्स साइड कहते हैं, यानी कि पट या पृष्ठ, रिवर्स, REVERSE। तो ऑबवर्स और रिवर्स ये सिक्कों के दो पहलू होते हैं। इन दोनों पहलुओं के ऊपर, दोनों भागों पर, ऊपर के हिस्से पर और नीचे के हिस्से पर, चित्त पर और पट पर, कई ऐसे चित्र और सूचनाएं होती हैं जो कि हमें एक इतिहासकार के रूप में कई जानकारी अतीत के विषय में इकट्ठा करने का मौका देती हैं। जो एक बड़ा विज्ञान इससे संबंधित है, जिसकी चर्चा अभी हमने की, न्यूमिस्मैटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र का मुख्य काम ही यही होता है कि वह कॉइन्स के, सिक्कों के मटेरियल का एनालिसिस करता है। सिक्के आखिर बने किस चीज़ से हैं, जो धातु है उसका स्वरूप क्या है, मिश्र धातु है या एकल धातु है, तांबा है, पीतल है, सोना है, चांदी है, क्या है। और कई तरह के मिश्र धातु भी होते हैं, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रम की चर्चा की, जो कि गोल्ड और सिल्वर का ये मिश्रण होता है। इसी तरह से एक और मिश्र धातु होता है जिसको बिल्लो बोलते हैं, बिल्लो, BILLON। ये बिल्लो एक तरह से कॉपर और सिल्वर का मिक्सचर होता है, इसका मिश्र धातु बनता है। इसी तरह से आपको कई और, जैसे पोटीन होता है जिसमें कि लेड और कॉपर, सीसा या रांगा जिसको बोलते हैं, उसका और कॉपर का मिला करके एक धातु तैयार होता है, पोटीन, मिश्र धातु। और उस मिश्र धातु के भी सिक्के बनते हैं।
तो न्यूमिस्मैटिक्स का एक बड़ा काम ये होता है कि वो मटेरियल, कॉइन का जो मटेरियल है उसका एनालिसिस करें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि मटेरियल के सोर्स को आइडेंटिफाई करें, उसका स्रोत क्या है, ये सामग्री आई कहाँ से होगी, किस खान से, किस जगह से, इसका एनालिसिस होता है। तीसरी बात होती है कि कॉइन्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, खास तौर से जो फॉर्म्स ऑफ कॉइन हैं उसके ऊपर, कॉइन्स के जो स्वरूप हैं उसके आधार पर कॉइन्स का या सिक्कों का वर्गीकरण किया जाता है। इसी तरह उनकी मोटाई, उनका आकार, उनका जो पूरा डिज़ाइन है या उसके ऊपर जो संदेश लिखा गया है, बनाने की टेक्निक है, डिनोमिनेशन है, इन सब कई पहलुओं के आधार पर, कई पॉइंट्स के आधार पर सिक्कों का वर्गीकरण किया जाता है। ये एक न्यूमिस्मैटिक्स का बड़ा काम है। न्यूमिस्मैटिक्स में एक और भी तरह के स्पेशलिस्ट का काम होता है जिनको कि मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, या मेट्रोलॉजी, METROLOGY। मेट्रोलॉजी मुद्रा माप विज्ञान कहते हैं इसे। मेट्रोलॉजी को हिंदी में मुद्रा माप विज्ञान कहते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका मुख्य काम होता है कि वह कॉइन्स को मेजरमेंट करते हैं, उसका नाप तोल करते हैं और उसको फिर नाप तोल के हिसाब से अरेंज करते हैं। इसके अलावा उनका एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि वो वियर टियर एनालिसिस करते हैं, उसमें घिसाव कितना हुआ है। सिक्के जब बाजार में चलते हैं तो उस बाजार में चलने के कारण उसमें एक घिसाव पैदा होता है और उस प्रक्रिया में धातु का क्षय होता है। उस क्षय के आधार पर भी जो सिक्के हैं उनका क्रोनोलॉजी निकाला जा सकता है कि ये सिक्के कितने समय तक चले हैं, इन सिक्कों का क्या चलन समय रहा होगा। तो वियर टियर एनालिसिस या उसका जो घिसाव दर है उसको जानने का काम भी मुद्रा माप विज्ञान के विशेषज्ञ करते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट या मेट्रोलॉजी इससे संबंधित एक पुस्तक है। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सिक्के मिलते कहाँ हैं। प्राचीन सिक्के आमतौर पर किसी संयोगवश ही प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि कोई किसान खेत में काम कर रहा था और खेत में काम करते समय अचानक उसके हल से कोई कलश टकराया और उस कलश में सोना या चांदी या तांबे का सिक्का भरा हुआ था। ऐसी कई घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। या भवन निर्माण के दौरान खुदाई चल रही थी नींव की, उसके नीचे से मिला, या और भी किसी तरीके से। तो ज़्यादातर जो प्राचीन सिक्के हैं वह एक प्रकार से संयोगवश प्राप्त होते हैं, बाय एक्सीडेंट ही मिलते हैं। उसमें कोई कहीं संचित किसी ने रखा हो ज़मीन के नीचे, वह संयोगवश किसी के हाथ लग जाता है और बाहर आता है। जिसमें जैसे कि एक सबसे जो बड़ा उदाहरण इसका है उसको हम लोग तक्षशिला से प्राप्त किए हैं। ये सिक्के जब एक जगह पुंज में मिलते हैं तो उनको मुद्रा पुंज कहते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं कॉइन होर्ड्स, COIN कॉइन, HOARDS, कॉइन होर्ड्स। ये कॉइन होर्ड्स यानी कि मुद्रा पुंज बहुत ही काम की चीज़ होते हैं। ऐसा सबसे बड़ा मुद्रा पुंज हमें तक्षशिला से प्राप्त हुआ है और तक्षशिला से जो एक विशाल एक मुद्रा पुंज प्राप्त हुआ, उसका जो अध्ययन होता है उसको होर्ड स्टडीज़ कहते हैं। जब एकल सिक्के का अध्ययन करते हैं तो वो एक अलग तरीके से करते हैं, और जब सिक्कों का कोई गुच्छा, कोई समुच्चय, कोई पुंज, कोई होर्ड एक जगह मिलता है तो वह अपने आप में कई नई सूचनाएं देता है। जैसे सबसे पहले तो ये देखते हैं कि होर्ड का कॉम्पोजिशन क्या है, वो जो पुंज बना है उसमें कितने सिक्के किस काल के हैं, क्या कोई नया सिक्का भी उसमें है। कई बार उसमें मिंट मार्क वाले एकदम ताज़ा फ्रेश सिक्के भी मिलते हैं और कई घिसे हुए सिक्के भी मिलते हैं। इस सिक्के का लोकेशन क्या है,
जो ये मुद्रा पुंज मिला है वो नदी के किनारे मिला है, या बस्ती के अंदर मिला है, या बस्ती के ठीक बाहर मिला है, या घर के पीछे के बगीचे में मिला है, कहाँ मिला है, उसका लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे भी कई सूचनाएं मिलती हैं। और उन सिक्कों के अंदर किस किस युग के सिक्के हैं, यानी कि सबसे पुराना सिक्का किस युग का है, सबसे नया सिक्का किस युग का है। इससे हमें ये पता चल सकता है कि किस प्रकार जो उसकी एक तो तिथि क्या है, वो मुद्रा पुंज कब बना था, कब उसे गाड़ा गया था, कब उसे जमीन के नीचे रखा गया था या संग्रहित किया गया था, या इसी तरह की कई और सूचनाएं मिल सकती हैं। जैसे कि एक तो सबसे बड़ा जो डीडी कोसाम्बी ने जो एक बहुत बड़ा विश्लेषण किया था, उसने कहा कि तक्षशिला में जो सिक्के हैं वो ज़्यादातर सिक्के मगध के हैं, और लेकिन मगध में तक्षशिला के सिक्के नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड तक्षशिला के पक्ष में था, यानी कि तक्षशिला सामान बेचता था और मगध के लोग सामान खरीदते थे। इसीलिए तक्षशिला वस्तु देता था और मगध सिक्का देता था। तो ये जो टैक्स, ये जो होर्ड्स होते हैं, मुद्रा पुंज होते हैं, यह आर्थिक इतिहास के बारे में कई चीज़ बताते हैं। हम अभी आगे और इसकी चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ इसको यदि समअप करूँ तो पहली बात मैं ये कहूँगा कि किसी भी धातु के सिक्के को हम धातु के किसी भी टुकड़े को सिक्का नहीं कहेंगे। सिक्का बनने के लिए एक खास गुण का होना जरूरी है, और वह गुण है कि उसका विशेष रूप, आकार, उसका डिनोमिनेशन, उसका वैल्यू, उसके ऊपर स्टैंपिंग अथॉरिटी, उसको किसी ने जारी किया हुआ हो, यह होना बहुत जरूरी है। तभी कोई धातु का टुकड़ा सिक्के के रूप में काम करता है, और वो कई धातुओं का हो सकता है, मिश्र धातु का हो सकता है। आइए हम अब चर्चा करते हैं कि भारत में इस व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई, कब से हम सिक्कों का चलन पाते हैं। सबसे पहली बात कि भारत में सभ्यता के विकास के पहले अन्य दुनिया के अन्य देशों की तरह ही स्टोन एज यानी कि पाषाण युग रहा है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और फिर उसके बाद जिसको कि हम लोग चैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं, यानी कि एक तरह से ताम्रपाषाण काल जिसको कहते हैं, चैल्कोलिथिक पीरियड, जिसमें कि तांबे का औजार भी चल रहा था और पत्थर के औजार भी चल रहे थे। हम पाते हैं कि स्टोन एज के पूरे दौर में विनिमय की प्रक्रिया बार्टर के माध्यम से होती रही, यानी कि विनिमय होता रहा, विनिमय व्यवस्था थी। लोग वस्तु के बदले में वस्तु देते थे। पूरे स्टोन एज के दौरान, पाषाण युग के दौरान, हम किसी किस्म का कोई सिक्का नहीं पाते हैं। यहां तक कि हड़प्पा संस्कृति के इतना विकास हो जाने के बाद भी हड़प्पा में हमें सिक्कों के अस्तित्व का पता नहीं चलता है, जबकि हड़प्पा संस्कृति के विशाल फैले हुए क्षेत्र में हमें व्यापार का एक व्यापक नेटवर्क, एक तंत्र दिखाई देता है। लेकिन यह पूरा का पूरा व्यापारिक तंत्र बार्टर पर आधारित था। यह पूरा का पूरा व्यापारिक तंत्र विनिमय पर आधारित था। वस्तु के बदले में वस्तु देकर यह व्यापार होता था। यानी पहली बात कहें तो पाषाण युग और यहां तक कि कांस्य युग तक, जो ब्रॉन्ज एज है, वहां तक भी सिक्कों का कोई हमें प्रमाण नहीं मिलता है। सिक्कों का चलन सिंधु घाटी सभ्यता तक हमें अनुपस्थित दिखाई देता है। इसके बाद का जो चरण है भारतीय इतिहास का, वो वैदिक काल है। वैदिक काल के बारे में यह कहना चाहिए कि ऋग्वेद में एक शब्द आता है निष्क, NISHK, निष्क। निष्क की चर्चा हुई है, और यह एक प्रकार का प्रेसस, कीमती कोई वस्तु थी। लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन से लगता है कि यह ऑर्नामेंट है, यानी कि गहना है, करेंसी नहीं है। करेंसी किसे कहते हैं?
जो मुद्रा चलन में हो उसको करेंसी कहते हैं। सिक्का भी यदि जमा करके नीचे रख दिया गया हो तो वो सिर्फ सिक्का रह जाता है, वो करेंसी नहीं रहता है। बाजार में चलने वाले और घूमने वाले सिक्के को ही करेंसी कहते हैं। तो ऋग्वेद में जो निष्क शब्द का उपयोग दिखाई देता है वो एक करेंसी के रूप में, प्रसारित मुद्रा के रूप में नहीं दिखता है। यह ज़्यादा से ज़्यादा एक आभूषण के रूप में इसे लिया जा सकता है। हमें निष्क ग्रीव की चर्चा मिलती है ऋग्वेद में। हमें इसलिए एक तरह से कह सकते हैं कि ऋग्वेद में भी मुद्रा व्यवस्था के चलन की शुरुआत के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। विनिमय होते थे और विनिमय में ऑर्नामेंट्स का उपयोग होता था, कीमती धातुओं का उपयोग होता होगा, लेकिन अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही यह सिक्के के स्तर पर नहीं पहुंचा था। उत्तर वैदिक काल में भी हमें हिरण्यपिंड नाम का शब्द मिलता है, हिरण्यपिंड। और इसके बाद हमें तौले गए, तौल कर खास वजन के धातुओं के टुकड़ों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि शतमान, SHATAMAN, शतमान का उपयोग दिखाई देता है। शतमान मुद्रा के काफी करीब आ चुका था, लेकिन अभी भी ये पूरा मुद्रा नहीं बना था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशनल फेज है, जिसमें कि धीरे धीरे धातु के टुकड़ों को मानकीकरण करके सिक्कों की तरफ ले जाया जा रहा था। लेकिन अभी भी शतमान को, जो उत्तर वैदिक काल में हमें दिखाई देता है, मुद्रा शास्त्री अभी भी उसको मुद्रा नहीं मानते हैं। इसीलिए मुद्रा के बारे में जो सबसे प्रथम चीज है, फिक्स्ड वेट, मेजरमेंट, साइज, डिनोमिनेशन एंड इशोइंग अथॉरिटी। निश्चित वजन, एक खास आकार प्रकार, एक खास मूल्य और उसे जारी करने वाले सत्ता का नाम। यह चार चीजें मिलकर किसी धातु के टुकड़े को मुद्रा बनाती हैं। और मुद्रा का चलन इस पैमाने पर यदि देखें तो वैदिक काल तक, उत्तर वैदिक काल तक भी हमें मुद्रा का चलन नहीं दिखाई देता है। भारत में पहली बार मुद्रा का चलन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास दिखाई देता है, या 6ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व जिसे कहते हैं BCE, 6ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के आसपास दिखाई देता है। इस युग में 6ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में शहरीकरण की प्रक्रिया, नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, और उस नगरीकरण की प्रक्रिया के एक बाय प्रोडक्ट के रूप में, या उसके एक कंपोनेंट के रूप में, उसके एक तत्व के रूप में हमें सिक्कों का भी उद्भव दिखाई देता है। बुद्धिस्ट जो बौद्ध ग्रंथ हैं और अष्टाध्यायी के बारे में आप जानते हैं कि पाणिनि का एक महान व्याकरण ग्रंथ है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। अष्टाध्यायी में पहली बार, और उसके साथ साथ बौद्ध ग्रंथों में, हमें सिक्कों से संबंधित शब्दों के मिलने की शुरुआत दिखाई देती है, और वह शब्द है कर्षपण, KARSHAPANA, और पाली स्रोतों में इसे कहपन कहा गया है, KAHAPANA। तो कर्षपण, पण बड़ा नौ, KARSHAPANA, कर्षपण, और कहपन, इसमें कहपन में छोटा नौ होगा, KAHAPANA। ये पहले सिक्के थे जिनके बारे में रेफरेंस मिलता है। लेकिन यदि हम पुरातात्विक रूप से देखें, आर्कियोलॉजिकली देखें, तो जो पहला सिक्का भारत में उभर कर आता है वह है पंच मार्क क्वाइंस, PUNCH, पंच, MARKED, मार्क्ड, COINS, क्वाइंस, PMC, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आहत सिक्के, आहत सिक्के। तो पहला जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलता है वह आहत सिक्कों का मिलता है। आहत सिक्के
बहुत ही खास हैं क्योंकि ये भारत के पहले सिक्के हैं और इसकी कई विशिष्टताएं हैं। ज़्यादातर जो प्राचीन आहत सिक्के मिले हैं, जो सबसे पुराने आहत सिक्के मिले हैं, वो सिल्वर के या चांदी के बनाए जाते थे। ज़्यादातर चांदी के बने सिक्के मिले हैं, कुछ तांबे के भी मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सिक्के हैं वो चांदी के मिलते हैं। ये आहत सिक्के रेक्टेंगुलर या जिसको कहते हैं आयताकार छड़ों से बनाए जाते थे। एक तरह से छड़ों को, धातु को पहले छड़ का रूप दिया जाता था और उन छड़ों को फिर छोटे टुकड़ों में काटा जाता था और उन छोटे कटे हुए टुकड़ों को निहाई पर रखकर हथौड़े से पीटा जाता था, हैमरिंग की जाती थी। और जब उसका थोड़ा सा वो चौड़ा ज़्यादा हो जाता था, उसके ऊपर दबाव डालकर पंच करके निशान उकेरे जाते थे, सिंबल्स, चिन्ह उकेरे जाते थे, इनके ऊपर चिन्ह बनाए जाते थे और इसी कारण से इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। पंच किया जाता था, यानी कि जैसे कि सूरज, चंद्रमा या कोई पशु, पक्षी, फूल, इन चीज़ों का छोटा निशान बनाया जाता था और उनको उसके ऊपर रख करके हथौड़े से दबाया जाता था, ठोका जाता था और उस ठोकने से उसके ऊपर निशान उभर आता था। तो पंच मार्क कॉइन्स जो ज़्यादातर शुरुआती दौर में चांदी के बनाए जाते थे और बाद में तांबे के भी बनने लगे और मिश्र धातुओं के भी बनने लगे, यह अपने आप में पहले सिक्के थे और इनको बनाने की विधि आयताकार छड़ को छोटे टुकड़ों में काटकर फिर उन्हें हथौड़े से पीटकर और उस पीटे हुए हिस्से पर निशान उकेरकर बनाया जाता था। तो जाहिर है कि जब इस तरह से सिक्का बनाया जाएगा तो वो अनियमित आकार का होगा, इर्रेगुलर शेप में होगा। उसका कोई निश्चित, जैसे आज हम सिक्के देखते हैं कि वो एकदम गोलाकार होते हैं, वैसा गोलाकार ये नहीं है। इसका बहता हुआ सा एक स्वरूप है, बिल्कुल अनगढ़ जैसा है। एक हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कोई हिस्सा कम है, क्योंकि उसे पीट कर बनाया गया था। लेकिन यह सिक्कों के विकास का शुरुआती चरण था, इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि ढलवा नहीं है, पिटवा है। ढलवा सिक्का नहीं है, ढला हुआ सिक्का नहीं है, पीटा हुआ पिटवा सिक्का है। लेकिन एक खास बात यह है कि ये जो सिक्के हैं वो ज़्यादातर पीएमसी सिक्के, पंच मार्क कॉइन्स या आहत सिक्के खास वजन के हैं। और वो वजन कितना है? वो वजन है 32 रत्ती, RATTI, 32 रत्ती। अब रत्ती क्या होता है? आपने सुना होगा, एक रत्ती नहीं देंगे। रत्ती एक प्रकार का बीज है जिसे रक्तिका भी कहते थे या रति भी कहते थे। ये जो छोटे बीज होते थे, इनका एक निश्चित आकार होता है, जैसे सरसों का दाना होता है। सरसों के दाने से थोड़ा बड़ा है ये रत्ती का दाना। आप यदि इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये लाल किस्म का होता है, उसके ऊपर काला दाग होता है, उसके ऊपर एक निशान बना होता है। तो ये जो रत्ती सीड्स हैं, रत्ती के बीज हैं, इन्हीं बीजों से सोना, चांदी या कीमती धातुओं को तौला जाता था। तो ये ज़्यादातर पंच मार्क कॉइन्स जो हैं वो 32 रत्ती के हैं। इनको यदि आधुनिक समय में हम इनको रूपांतरित करें तो अंग्रेजी में इसे कहेंगे 56 ग्रेन्स। 56 ग्रेन्स के जो ब्रिटिश इक्विवेलेंट है वो 56 ग्रेन्स का है। 32 रत्ती बराबर 56 ग्रेन, और यदि हम ग्राम में उसको करें तो ये करीब करीब 3.628 ग्राम के आसपास आता है। 3.628 ग्राम के बराबर ये सिक्के पाए जाते हैं। तो एक ये जो आहत सिक्के हैं, इनका एक निश्चित वजन है, इसलिए इनको सिक्के के श्रेणी में रखते हैं। दूसरी बात कि ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, बल्कि पंच मार्क कॉइन्स के बारे में सबसे जो बड़ी विशिष्टता है कि
इसके बाद कभी कोई ऐसा सिक्का नहीं आया भारत में जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में मिलता हो। लेकिन यह जो आहत सिक्के हैं वो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले, यानी पहली शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से पहले तक, माफ कीजिए, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त होते हैं। ये जो पंचमार्क कॉइन्स हैं, ये अपने वजन, निशान और क्षेत्र के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है मिचनर, MITCHINER, मिचनर। मिचनर ने पंचमार्क कॉइन्स को 4 मुख्य भागों में बांटा है। पहले को कहते हैं द मगध टाइप, मगध श्रेणी का सिक्का। दूसरा है द कोसल टाइप, यानी कि कोसल श्रेणी। तीसरा है द तक्षशिला एंड गांधार टाइप, यानी तक्षशिला गांधार शैली। और चौथा अवंती टाइप, द अवंती टाइप, यानी कि अवंती श्रेणी या शैली। तो मगध शैली, कोसल शैली, तक्षशिला या गांधार शैली और अवंती शैली, ये 4 मुख्य शैलियों में, टाइप्स में इन सिक्कों को बांटा है। जो मगध शैली है वह हल्का है और उसके ऊपर कई तरह के निशान हैं। निशानों की संख्या उसके ऊपर विविध है, ज़्यादा है, तरह तरह के हैं, संख्या में भी और स्वरूप में भी। तो मगध शैली जो है उसकी खास विशेषता है लाइट होना, हल्का होना, और उसके अलावा कई प्रकार के निशान होना। जो दूसरी शैली है कोसल शैली, वह मगध के बाहर मिडिल गंगा प्लेन में मिलता है। इसका वजन थोड़ा भारी है, लेकिन इसके ऊपर भी कई प्रकार के निशान हैं, मल्टीपल पंच है। जो तीसरा शैली है तक्षशिला और गांधार शैली, वह नॉर्थ वेस्ट में मिलता है, उत्तर पश्चिमी भारत में मिलता है। इसका वजन ज़्यादा है, हेवी वेट है, लेकिन इसके ऊपर सिंगल और स्टैंडर्ड पंच दिखने को मिलता है। एक सिंगल पंच दिखने को मिलता है, एक ही उसके ऊपर निशान है। और जो अवंती शैली है वह पश्चिमी भारत में मिलता है। यह भी हल्के वजन का है, लेकिन इसके ऊपर भी एक सिंगल पंच ही दिखाई देता है। एक खास बात ये दिखती है कि कालक्रम में धीरे धीरे अन्य सभी शैलियों की संख्या घटने लगती है और वो मगध शैली के पंचमार्क कॉइन्स या आहत सिक्के पूरे भारत में दिखाई देने लगते हैं, जिसकी व्याख्या इस प्रकार भी की जाती है कि शायद मगध के विक्ट्री के बाद, मगध के देश विजय के बाद, राष्ट्र विजय के बाद, उनके साम्राज्य विस्तार के बाद मगध के सिक्के ही स्थापित सिक्कों का स्थान ले लिया। यही एक महत्वपूर्ण सिक्का बन गया। हम यह भी देखते हैं कि ये सिक्के कई बार ये जो सिक्के हैं ये सिर्फ राज्य सरकार द्वारा या राज्य द्वारा या राज्य सत्ता द्वारा जारी नहीं किए जाते थे, बल्कि ये सिक्के कई बार निगमों द्वारा जारी किए जाते थे। शहरों के भी अपने सिक्के होते थे, प्रत्येक नगर के अपने सिक्के होते थे। खास तौर से यदि परवर्ती काल में देखें तो जब साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया, उसके बाद से पंचमार्क कॉइन्स, यानी कि मगध साम्राज्य के विलीन होने के बाद ज़्यादातर पंचमार्क कॉइन्स हमें श्रेणियों द्वारा, निगमों द्वारा, गिल्ड्स द्वारा बनाए हुए या जारी किए हुए दिखाई देते हैं। और जो बड़े नगर होते थे वो सभी नगर अपने अपने सिक्कों को जारी करते थे। जो इन सिक्कों पर निशान हम देखते हैं, उन निशानों में सबसे ज़्यादा ज्योमेट्रिक शेप दिखाई देते हैं, ज्यामितीय आकार हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा ज्यामितीय आकारों के अलावा प्लांट्स यानी कि पौधे, सन, मून, सूर्य, चंद्र, व्हील जो चक्र हैं वो, पहिए, पेड़ और ह्यूमन फिगर्स, मानवाकृति भी दिखाई देते हैं। तो हमने ये जाना कि पंचमार्क कॉइन्स भारतीय सिक्कों के विकास क्रम का
पहला मजबूत स्तंभ है जो सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हमें मिलता है और वहाँ से तकरीबन 400-500 वर्षों तक, यानी कि प्रथम शताब्दी सामान्य संवत पूर्व, यह सिक्के 400-500 वर्षों तक विनिमय के प्रमुख साधन बने रहे। इसी समय में थोड़े बहुत हमें खास तौर से तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व या तीसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के बीच में इन 100-200 वर्षों में हमें कुछ कास्ट कॉइन्स यानी ढलवे सिक्के भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये अनइंस्क्राइब्ड हैं। इन ढलवे सिक्कों पर कुछ भी लिखा हुआ, खुदा हुआ नहीं है। इनके ऊपर कोई आकार, चिन्ह, जारी करने वाले का नाम, पता यह नहीं है, लेकिन कॉपर और कॉपर के एलॉय, तांबा और तांबा के मिश्र धातु के ऐसे सिक्के तीसरी से दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में काफ़ी दिखाई देते हैं। इनके क्ले मोल्ड्स यानी कि मिट्टी के इनके जो सांचे थे वो भी हमें मिले हैं और ये सेम टाइम ब्रैकेट में आते हैं, यानी कि जिस समय, जिस कालखंड में ज़्यादातर जगह, ज़्यादातर स्थानों पर हमें आहत सिक्के मिलते हैं, उसी कालखंड में कुछ हद तक कुछ इलाकों में हमें ढलवे सिक्के भी मिलते हैं। वो क्ले मोल्ड्स में उनके जो ढालने के लिए जो मोल्ड्स बनाए गए थे, सांचे बनाए गए थे, वो भी हमें दिखाई देता है। जो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्तर है सिक्कों के विकास का, वो है डाई स्ट्रक इंडो ग्रीक कॉइन्स, यानी कि ढाले गए हिंद यूनानी सिक्के। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। आहत सिक्कों के बाद जो दूसरा सिक्कों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, सिक्कों का जो इतिहास भारत में है उसमें सबसे महत्वपूर्ण दूसरा चरण है डाई स्ट्रक, DIE, डाई, STRUCK, स्ट्रक, इंडो, INDO, इंडो, ग्रीक, GREEK, कॉइन्स, COINS। यह जो हिंद यूनानी ढलवा सिक्के दूसरी शताब्दी से लेकर पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व या सामान्य संवत पूर्व के बीच हमें दिखाई देते हैं, ये बहुत ही अच्छे ढंग से गढ़े गए हैं। ज़्यादातर ये गोलाकार हैं, ये ज़्यादातर सिक्के चांदी के बने हुए हैं और बहुत ही बढ़िया तकनीक से इनको ढाला गया है। इन सिक्कों के ऑब्वर्स पर, यानी कि चित साइड में, यानी कि पृष्ठ भाग, जो ऊपर भाग है, अग्रभाग है, ऑब्वर्स है, उसके ऊपर जारी करने वाले शासक का नाम और उसका फोटो, पोर्ट्रेट, उसकी तस्वीर मिलती है। जैसे कि मिनांदर के सिक्कों पर हम देख सकते हैं। और यह जो लिखा हुआ है इन सिक्कों के ऊपर, वो कई बार 2 भाषाओं में, बाइलिंगुअल, और 2 लिपियों में लिखा हुआ भी दिखता है। जैसे कि जो मिनांडर के सिक्के हैं उसके ऊपर ग्रीक और प्राकृत 2 भाषाओं में लिखा है। प्राकृत जो है वो खरोष्ठी लिपि में लिखी हुई है। ये एक प्रकार से एक नए किस्म के सिक्कों की शुरुआत हुई है। इस शुरुआत में हम देखते हैं कि सिक्कों के आकार, प्रकार और बनाने के तकनीक में आहत सिक्कों के बाद भारी परिवर्तन आया। बाद में शकों और कुषाणों ने भी इसी मॉडल को फॉलो किया। इसी प्रकार के सिक्के शक और कुषाण शासन काल में भी देखने को मिलते हैं। तो पहला चरण आहत सिक्कों का था। दूसरा चरण जो हमें इंडो ग्रीक कॉइन्स या हिंद यूनानी सिक्कों का मिलता है। तीसरा चरण है कुषाण सिक्के। कुषाणों के काल में पहली शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी ईस्वी यानी सामान्य संवत के बीच
कुषाण शासकों ने अपने सिक्के जारी किए। और इस समय की सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के ढाले गए, गोल्ड कॉइन मिंट किए गए। पहली बार मिंटेड गोल्ड कॉइन्स मिले। सिल्वर रेयरली मिलता है, चांदी के सिक्के बहुत कम मिलते हैं कुषाण काल के दौरान। कुषाण काल के दौरान सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के मिलते हैं, लेकिन इस समय कुछ तांबे के सिक्के भी दिखाई देते हैं। कुषाण सिक्कों के भी और वर्स साइड में यानी कि अग्रभाग में राजाओं की तस्वीर है, पोर्ट्रेट है, और रिवर्स साइड में जो जो पृष्ठभाग है, जो पट्ट साइड है, निचला हिस्सा है, उस पर देवताओं और देवियों की तस्वीर दिखाई देती है, गॉड्स और डीटीज की तस्वीर दिखाई देती है। तो ये एक नई शुरुआत थी। कुषाणों ने एक तरफ राजा की तस्वीर और दूसरी तरफ देवी देवताओं की तस्वीर बनाने की शुरुआत की। ये जो इसके ऊपर लेजेंड्स हैं, जो सिक्कों के ऊपर जो लिखा जाता है उसे अंग्रेजी में लेजेंड्स कहते हैं। जो तकनीकी भाषा है उसमें उसको लेजेंड्स कहते हैं, LEGENDS, लेजेंड्स। ये लेजेंड्स खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, KHAROSHTHI, खरोष्ठी। खरोष्ठी एक लिपि है। इस खरोष्ठी लिपि में कुषाणों ने अपने सिक्कों पर लिखवाया था। इसके बाद जो अगला चरण है, उस चरण को जनपद कॉइन्स हम लोग बोलते हैं, जनपद सिक्के। ये जनपद सिक्के भी डाई स्ट्रक हैं या कास्ट कॉइन्स हैं, यानी कि ढलवा सिक्के हैं। पिटवा नहीं है, पिटवे का युग खत्म हो गया, अब सिक्के ढाल के बनाए जाने लगे। और ये सिक्के ज़्यादातर तांबा और पीतल के बनाए जाते थे, कांसा के बनाए जाते थे। इसमें कुछ हद तक चांदी भी मिलाया जाता था। और जनपद कॉइन में एक खास सिक्का है जिसको कि जो पोटीन से बनाया जाता था, POTIN, पोटीन। पोटीन के बारे में मैंने अभी शुरू में कहा था कि पोटीन रांगा या सीसा में कॉपर को मिला करके तैयार किया जाता है। ये बहुत ही सस्ता होता है और इसलिए बाजार में इसका चलन कम मूल्य के वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए ज़्यादा किया जाता है। ये जो सिक्के हैं, ये जनपद सिक्के, ये ज़्यादातर नॉन मोनार्किकल स्टेट्स के हैं, यानी कि गैर राजतंत्रीय राज्य भारत में कई हुआ करते थे, जिनको कि हम गणराज्य कहते हैं। ऐसे कई गणराज्य उनके मुखिया द्वारा, चीफ्टेन द्वारा जारी किया जाता था। ये राजतंत्र नहीं थे। खास तौर से हम अर्जुनायन का नाम ले सकते हैं, यौधेय, मालव, ये कुछ ऐसे गणराज्य थे जिनके की सिक्के हम देखते हैं कि जनपद, ये जो अलग अलग जनपद जो थे उन्होंने भी अपने सिक्के जारी किए थे। यह एक अलग स्टेज को, एक अलग चरण को प्रतिबिंबित करता है। यदि हम प्राचीन भारत में दक्षिण की बात करें तो दक्कन में प्री सातवाहन पीरियड में क्वाइनेज जो है वो उत्तर से प्रभावित है, आहत सिक्के ही वहाँ भी मिलते हैं। लेकिन जो सातवाहन काल के बाद कॉपर और सिल्वर यानी कि तांबा और चांदी के सिक्के मिलने लगे। ये छोटे डिनोमिनेशन के भी होते थे, कम मूल्य के भी सिक्के होते थे, और इनके अंदर हम देखते हैं कि ये डाई स्ट्रक हैं, यानी कि ढलवा सिक्के हैं। इनके ऊपर प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लेजेंड्स लिखे जाते थे, यानी उनके ऊपर जो संदेश था वो लिखा जाता था, जो किस राजा की है, क्या तिथि है, या और क्या चीज़ हो सकती है। डिनोमिनेशन जो है, सिक्कों पर तिथि बहुत कम मिलती है, लेकिन और भी कई चीज़ें जो सूचनाएं होती हैं वो उस पर दिख सकते हैं। पंच मार्क कॉइन्स दक्कन में चलन में बना रहा, उनका सर्कुलेशन होता रहा। दक्कन के बारे में एक खास बात यह है कि यहाँ पर रोम से आने वाले सोने के सिक्के भी बड़ी मात्रा में प्राप्त होते रहे। रोम से आने वाले सोने के सिक्के भी हमें प्राप्त होने लगे, और इसलिए नाहपण के चांदी के सिक्के, सातवाहन काल के बाद नाहपण के शासन काल के चांदी के सिक्के, और रोमन गोल्ड कॉइन, रोमन
सोने के सिक्के, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में थे। सिक्कों का कार्य मूल रूप से इन दो तरह के सिक्कों से किया जाता था। इसके बाद का जो सबसे बड़ा चरण है सिक्कों के विकास का, वो है इंपीरियल गुप्ताज का। जो गुप्त साम्राज्य था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, उस राजधानी वो जो गुप्त वंश है, उस गुप्त वंश ने सोने के बहुत ही सुंदर सिक्के जारी किए। ये सारे डायस्ट्रक कॉइन्स हैं, यानी कि ढलवा सिक्के हैं। इनके ऊपर अब लीजेंड्स जो थे वो संस्कृत में लिखे जा रहे थे। इनके ऊपर लिखने की भाषा अब संस्कृत हो रही थी। और ये मज़ेदार बात है कि इन सिक्कों को उस समय दिनार कहा जाता था। दिनार आप जानते हैं, अभी भी कई खाड़ी के देशों में रुपयों को दिनार कहा जाता है। जो उनका जो करेंसी है उसको दिनार बोलते हैं। ये ग्रीक भाषा के शब्द दिनारस से आया है, दिनारस से दिनार आया है। और इस तरह से एक बताता है कि जब गुप्त काल में सोने के सिक्के यहाँ प्रचलित हुए, उस समय तक भारत और रोम के बीच व्यापार इतना बढ़ चुका था कि यहाँ भी सिक्कों को रोमन नाम से पुकारा जाने लगा। तो ये दिनार बोला जाता था इनको। ये ज़्यादातर जो गोल्ड कॉइन्स गुप्त काल के हैं, जो सोने के सिक्के हैं, वो उत्तर भारत में मिलते हैं। उत्तर भारत में ही मूल रूप से बड़े आकार के इन सोने के सिक्कों को पाया गया है। इनके ऑब्वर्स साइड में कई प्रकार के कई राजाओं के हमें चित्र मिले हैं। खासकर समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के कई प्रकार के सिक्के हमें मिले हैं, जिसमें कि उन्हें अलग अलग पोस्चर्स में, पोज में, अलग अलग मुद्राओं में दिखाया गया है। जैसे वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की जो तस्वीर है उन सिक्कों के ऊपर, वह बहुत ही मोहक है। इसके रिवर्स साइड में या निचले साइड में जो धार्मिक चिन्ह होते थे, देवी देवताओं के चिन्ह होते थे, वो बनाए जाते थे। थोड़े बहुत इस काल में तांबे के सिक्के भी मिले हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये ज़्यादातर सिक्के हमें सोना का मिला है, सोने का प्राप्त हुआ है। चांदी के भी सिक्के कम हैं। और ये अपने आप में एक बहुत चर्चा का विषय है। हम लोग आगे इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे कि क्या बात है कि गुप्त काल में सिर्फ सोने के ही, और वो भी सोने के बड़े सिक्के ही हमें प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों है? यह अपने आप में एक शोध का विषय है। जो पोस्ट सातवाहन काल में दक्कन में भी यही चलन देखने को मिलता है। इसके बाद हम यदि अर्ली मेडिवल पीरियड में आते हैं, तो अर्ली मेडिवल पीरियड में, यानी कि पूर्व मध्यकालीन समय में, पूर्व मध्यकाल में, गुप्त काल के समाप्त होने के बाद, गुप्त काल के समाप्त होने की तिथि आप जानते हैं कि 5वीं शताब्दी है। तो 5वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे 6ठी 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में सिक्कों की क्या स्थिति थी, यह अपने आप में एक विवादास्पद प्रश्न है। हम लोग इसके बारे में कई प्रकार के मत देखते हैं। और एक जो बड़ा मत है वो ये है कि इस काल में सिक्कों का पूरी तौर पर पतन हो गया, सिक्के गायब हो गए। और एक दूसरा स्कूल है, एक दूसरा मत है जो ये मानता है कि सिक्के कम जरूर हो गए थे, लेकिन ये पूरी तरह गायब नहीं हुए थे। खासकर मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जो सामंतवाद की भूमिका को लेकर एक मॉडल क्रिएट किया, एक प्रारूप क्रिएट किया, और उन्होंने कहा कि गुप्त काल के शासन समाप्त होने के बाद और धीरे धीरे हर्षवर्धन के शासन समाप्त होने के बाद, जो कन्नौज से अपना शासन चलाता था, उसके शासन के समाप्त होने के बाद भारत में व्यापार और शहरीकरण की कमी दिखाई देती है। धीरे धीरे व्यापार बंद होने लगा। व्यापार बंद होने के कई कारण हो सकते हैं। खासकर रोमन जो दुनिया थी उसका पतन हुआ, रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, और उसके साथ ही साथ चूँकि व्यापार कम हुआ तो सिक्कों की ज़रूरत भी कम हो गई, शहरी इलाके कम होने लगे, और एक नए किस्म के अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ जिसे वो लोग सामंतवाद का नाम देते हैं।
हम इसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, सामंतवाद क्या है। यहाँ हम अपने को सिर्फ इस बात तक रोकते हैं कि क्या पूर्व मध्यकाल में, यानी कि छठी शताब्दी 7वीं शताब्दी के बाद सिक्के सर्कुलेशन से बाहर हो गए थे, प्रचलन से बाहर हो गए थे। तो इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि सिक्कों के चलन में कमी आई है। जिस किस्म के कॉइन होर्ड, जिस किस्म के सिक्के हमें गुप्त काल से भी 700, 800, 900 साल पहले के मिलते हैं, 1000 साल पहले के मिलते हैं, जो 600, 700 साल पहले के मिलते हैं, वो अब मिलना बंद हो गया है। अब जो गुप्त काल के समाप्त होने के बाद गुप्तोत्तर काल के जो सिक्के हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। और इसका कारण क्या है, यह लगातार एक रुचि का विषय रहेगा। जॉन एस डेयल, JOHN, जॉन एस DEYEL, डेयल का यह मानना है, उन्होंने 1990 में अपना यह मत रखा था कि दरअसल पतन जो है वो एस्थेटिक्स में है, यानी कि सिक्के अब उतने सुंदर नहीं बनाए जा रहे थे, लेकिन वॉल्यूम में कमी नहीं आई थी, सिक्कों की मात्रा में कमी नहीं आई थी। इतना तो कहा ही जा सकता है कि सिक्कों के स्वरूप में परिवर्तन आ चुका था। जिस किस्म के बड़े बड़े सोने के सिक्के गुप्त काल में दिखाई देते हैं, या उससे पहले हमें कुषाण काल में दिखाई देते हैं, या उससे पहले हमें इंडो ग्रीक पीरियड में, हिंद यूनानी काल में दिखाई देते हैं, उस प्रकार के सिक्के अब चलन में नहीं थे, यह तो बिल्कुल तय है। लेकिन इतना भी ज़रूर कहा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश ने अपने सिक्के जारी किए थे। कश्मीर में भी सिक्कों का चलन जारी था। और सिक्कों के अलावा यह भी महत्वपूर्ण बात है कि विनिमय के लिए अन्य किस्म की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी थी, जैसे हुंडी जिसको आज हम लोग बोलते हैं, कि एक प्रकार से सिक्के के बदले यह प्रमाण पत्र देना कि आपका इतना पैसा मेरे पास है और इसका ये वस्तु उनको दे दें। इस प्रकार की हुंडी का चलन शायद शुरू हो गया था। इसके अलावा कौड़ियों का चलन शुरू हुआ। समुद्र में जो कौड़ियाँ पाई जाती हैं, उन कौड़ियों को विनिमय के लिए, खासकर सस्ते वस्तुओं के विनिमय के लिए कौड़ियों का उपयोग किया जाता था। और आज भी हम बोलते हैं एक फूटी कौड़ी नहीं है, एक कौड़ी नहीं है। कौड़ी भी एक प्रकार से सिक्कों की भूमिका अदा कर रहे थे। तो यह ढाला हुआ नहीं था, नेचुरल चीज़ था। लेकिन जिन इलाकों में सिक्का नहीं पाया जाता है, वहाँ पर हम कौड़ियों का चलन देखते हैं। बंगाल में एक और किस्म का सिक्का दिखाई देता है, हरी केला, HARIKELA, हरी केला। इसी तरह से चालुक्यों ने अपना बादामी कॉइन्स जारी किया था। बादामी में सिक्के जो पाए गए हैं चालुक्यों के, वो हैं। तो ये कई प्रकार के सिक्के अस्तित्व में छिटपुट ढंग से दिखाई देते हैं, पर इनके वॉल्यूम में भी कमी दिखती है। गोल्ड कॉइन्स 3 सालों तक, 300 वर्षों तक, 3 शताब्दियों तक बिल्कुल गायब हैं, कहीं दिखाई नहीं देते। 7वीं 8वीं से लेकर और 10वीं शताब्दी तक कोई सोने का सिक्का हमें नहीं मिला है। फिर 11वीं शताब्दी से सोने के सिक्के मिलने शुरू होते हैं। ख़ास तौर से शिलाहारों के समय में हमें, और कदम्ब डायनेस्टी के समय में जो कि गोवा में है, यहाँ से सोने के सिक्के फिर से मिलने शुरू होते हैं। शायद 11वीं शताब्दी के बाद थोड़ा बहुत व्यापार का चलन फिर से शुरू हुआ और व्यापार की आवश्यकता ने सोने के सिक्कों को जन्म दिया। इसी तरह दक्षिण भारत में पल्लवों ने लायन और बुल मोटिफ, एक सिक्के पर शेर का निशान और वृषभ का निशान, ये दोनों निशान वाले लाइन एंड बुल मोटिफ, MOTIF मोटिफ चिन्ह, लाइन एंड बुल मोटिफ वाले जो शेर या सिंह और वृषभ के चिन्ह वाले सिक्के हैं, वो पल्लव डायनेस्टी से मिलते हैं। इसी प्रकार चोलों के समय के सिक्के भी दक्षिण भारत से मिलते हैं, जिसमें कि शेर का, जिसमें कि बाघ का चिन्ह बना हुआ है, टाइगर।
टाइगर यानी बाघ का चिन्ह बना हुआ है। हाँ, लेकिन यह ज़रूर कहा जा सकता है कि ये सिक्के सीमित चलन में थे, क्योंकि कौड़ियों का उपयोग बहुत भारी ढंग से बढ़ गया था और हम देखते हैं कि कॉइनेज ट्रेडिशन एक प्रकार से कमज़ोर होने लगा था। हमें कहीं-कहीं 25,000 कौड़ी मिलते हैं और इन एक जगह जहाँ की उड़ीसा के शोहेपुर जगह में, SOHEPUR, शोहेपुर जगह स्थान पर उड़ीसा में 25,000 कौड़ियों के साथ 27 कलचुरी काल के सिक्के मिले हैं। इनका जो मूल्य होता था वो फ्लक्चुएट करता रहता था। कई बार इन मूल्यों को हम देखते हैं कि कभी यदि आवक बढ़ जाती है कौड़ियों की, तो कौड़ियों का मूल्य घट जाता था। जब कौड़ियों का आवक बढ़ जाता था तो इनका मूल्य घट जाता था। ये डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड था। तो अभी तक हमने मध्यकाल तक, प्राचीन काल के समय से लेकर मध्यकाल तक भारत में मुद्रा व्यवस्था के विभिन्न चरणों की चर्चा की। हम आज यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि सिक्कों के माध्यम से क्या सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं और इन सूचनाओं का किस प्रकार उपयोग किया गया है, इसके एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्या इससे जाना जा सकता है और क्या नहीं जाना जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।